नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपके डीएलएड ही नहीं बल्कि यूपी टेट और सीटेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो से समावेशी शिक्षा में भी यूपी टेट और सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं जितना अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। तो यह जो कथन है किसका है? यह कथन है प्रेम पारीचा का। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। और यहाँ पे सभी ऑप्शन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 180 से ज़्यादा प्रश्न है, लगभग 200 प्रश्न है बहुविकल्पी के। तो कोशिश किया जाएगा कि इसको फास्ट रिवीजन ही किया जाए। बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, यानी जिसमें 100 का गुणा हो, मानसिक आयु ऊपर और वास्तविक आयु नीचे हो। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। मेंटल एज बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीक है, चिन्ह भाषा का प्रयोग, ओष्ठ पठन, सांकेतिक भाषा या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जो है उपरोक्त सभी के द्वारा बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि है 85 से कम, 85 से अधिक। तो अधिक तो होगा नहीं, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है 35 से 51, 20 से 40, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। श्रवण बाधित में जो कम बाधित बच्चों का डेसिबल होता है 35 से 51 होता है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है 70 से 89 डेसिबल, 91 से 100, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्रवण बाधित प्रकार में गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल जो स्तर होता है 70 से 89 डेसिबल होता है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों के बाधिता प्रतिशत है 90%, 70%, 40% या फिर सभी। तो श्रवण बाधित में जो है कम बाधित बच्चों की जो बाधिता प्रतिशत होती है वह 40% होती है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। तो मंद बाधिता जो प्रतिशत होती है वह जो है 40 से 45 के बीच होती है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है। तो शैक्षिक रूप से जो पिछड़ापन होता है वह 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो। सिल्बर्ट का, वार्टन हार्ट का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो परिभाषा दिया है सिल्बर्ट ने दिया है। ऑप्शन जाएगा यहाँ ए के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है 70 से 89%, 40%, 30% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्रवण बाधित के प्रकार में गंभीर बाधित बच्चों की जो बाधिता प्रतिशत है 70 से 89 है। ऑप्शन जाएगा यहाँ ए के साथ। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की प्रतिशत है। पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है 90%, 80%, 40% या फिर इनमें से कोई नहीं। श्रवण बाधित प्रकार में पूर्ण बाधित बच्चों की जो संख्या है 90% है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। यह बीटीसी 2016 और 17 में प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है 140 से अधिक, 80 से कम, 90 से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 91 से 110 होती है, जबकि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि जो है 140 से अधिक होती है। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में कब आया था। ऑप्शन है 1972, 82, 81 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1972 में बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला
की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, आचार्य रामवरण द्वारा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस समिति के जो है स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा किया गया। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इसके उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है? हार्वर्ड का, क्रो का, गुड का या फिर संजय मोहन का? तो यह जो कथन है क्रो द्वारा दिया गया है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ, यानी यह जो परिभाषा क्रो ने दिया है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे? रूजवेल्ट, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको समावेशी शिक्षा में कहीं ना कहीं विशिष्ट बालकों की शिक्षा के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। तो उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताना है जो पोलियोग्रस्त थे, और पोलियोग्रस्त जो थे वे थे रूजवेल्ट। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। इसको आप याद रख सकते हैं बेल्ट आप लोग यूज करते हैं अपने पर्सनालिटी में, तो यहाँ से याद रख सकते हैं रूजवेल्ट जो थे अमेरिका का राष्ट्रपति वो पोलियोग्रस्त थे। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, TAT का पूरा नाम है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपर टाटा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पूरा नाम होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। TAT का पूरा नाम थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है। किसका कथन है कि प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली के संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है? ऑप्शन है काल्पनिक, अब्दुल रऊफ, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो परिभाषा दिया है अब्दुल रऊफ ने दिया है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ, अब्दुल रऊफ। अगला प्रश्न है, वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है? यानी यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? काल्पनिक, क्रो, अब्दुल रऊफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो परिभाषा दिया है काल्पनिक ने दिया है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर एक ही साथ। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है? अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 21 च, अनुच्छेद 22 या फिर उपयुक्त सभी? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो संबंधित है वो हमारे अनुच्छेद 21 से संबंधित, 21A या 21 क से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है पिछड़े बालकों की, मंदबुद्धि बालकों की, दोनों की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 85 से जो कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वह पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान कितने मापदंड है? 2, 4, 5 या फिर 6? तो जो धीमी गति से बालक सीखते हैं उनको पहचान करने के जो मापदंड हैं वह हैं 2। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, EC का पूरा नाम है? विशिष्ट बच्चों के शिक्षा विद्यालय, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो EC का जो फुल फॉर्म है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है? यानी यह जो है सामंजस्य की परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? जोन्स ने, स्किनर ने, शिक्षा आयोग ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह जो परिभाषा दिया है स्किनर ने दिया है, यह स्किनर की परिभाषा है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने योजनाएं बनाने में सहायता देता है? यह कथन किसका है? शिक्षा आयोग का है, स्किनर का है, जोन्स का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह जो कथन है निर्देशन का यह शिक्षा आयोग द्वारा दिया गया है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, किसका कथन है निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना है और इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है?
यानी इसका ये जो परिभाषा है किसने दिया है, शिलफोर्ड, जोन्स, गुड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा दिया है जोन्स मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है किसका कथन है, परामर्श का अभिप्राय दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। मायर्स का, वेबस्टर का, कार्ल रोजर्स का या फिर इनमें से कोई नहीं। यह जो परिभाषा है मायर्स के द्वारा दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है डीजीपी का पूरा नाम है, डिप्लोमा इन गाइडेंस प्रोग्राम, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी या फिर दोनों। तो डीजीपी का जो पूरा नाम है डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ यहाँ पर। अगला प्रश्न है किसका कथन है, वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। डॉक्टर मुखर्जी का, बुशलेलर का, गुड का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो कथन है डॉक्टर मुखर्जी का है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। किसके कथन है, भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक बड़े हों। TKN मेनन का, वाल्टन हार्ट का, सिल्वर्ट का या फिर इनमें से कोई नहीं। यह परिभाषा TKN मेनन का दिया गया है, यानी यह परिभाषा जो है उन्हीं के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ, TKN मेनन के साथ। अगला प्रश्न है आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में या फिर 3 वर्गों में। तो आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है 20 बाई 70 फीट, 5 या 10 फीट, 10 या 15 फीट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी दृष्टि एक्यूटी जो होती है 20 से 70 फीट होती है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है किसका कथन है, बाड़ी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। लाहन का, क्रो का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो कथन है लाहन एवं कॉफमैन का है, यानी यह परिभाषा लाहन एवं कॉफमैन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है किसका कथन है, बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या बाड़ी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं और कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, उसकी बाड़ी मधुर नहीं होती है। यह कथन राइपर का है, लाहन एंड कॉफमैन का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो कथन है राइपर के द्वारा दिया गया है, यहाँ पर परिभाषा ये ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में या फिर 7 वर्गों में। तो अपवंचित वर्ग के बच्चों को 6 वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर स के साथ, जिसमें क्षेत्र, जाति, लिंग और जाति धर्म के आधार पर बांटा जाता है। इस प्रकार उसके 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है किसके कथन है, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं को जनक बन जाते हैं। क्रो, वैलेंटाइन, गुड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो परिभाषा दिया है वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक ने दिया है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है किसका कथन है, शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूति प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। यह परिभाषा व्रेबर का है, गुड का है, क्रो एंड क्रो का है या फिर इनमें से किसी का नहीं। तो यह जो परिभाषा है व्रेबर द्वारा दिया गया है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित होते हैं, जिला पर, मंडल पर, प्रदेश पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो होते हैं मंडल पर स्थित होते हैं, ऑप्शन जाएगा बी के साथ।
परामर्श के उद्देश्य हैं उपबोध का विकास, उपबोध को जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना, या फिर उपरोक्त सभी। तो परामर्श के उद्देश्य जो है ये सभी है, ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है एलेक्सिया है पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, यहाँ पर सुनने की क्षमता। तो यहाँ पे जहाँ भी पढ़ने संबंधित अगर बात आए या पढ़ने में अक्षमता की बात किया जाए तो वहाँ पर आपको याद रखना है वह जो है हमारा एलेक्सिया हो जाएगा, जिसे हम डिसलेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। डिस्ग्राफिया अगर जहाँ भी आए वहाँ लिखने की क्षमता होती है, और डिसकैलकुलिया वह जो है गणना से संबंधित होता है। तो इन 3 बातों को आप याद रखेंगे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्व नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या फिर स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। प्रतिभाशाली बालक अंतर्मुखी नहीं होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र भी नहीं होते हैं, जितने भी निगेटिव हैं पहले तो उसको आप क्रॉस कर देंगे ऑप्शन को। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्व नहीं कह पाते, यानी प्रतिभाशाली अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्व कह पाते हैं, यह भी सही नहीं है। जबकि अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं प्रतिभाशाली, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बी इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, कम से कम, पूर्ण, उच्च या फिर मध्य। तो बुद्धि लब्धांक जो है सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा, परीक्षा करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासन, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से जो है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को जो है सबसे ज़्यादा सबसे अधिक बढ़ावा देगा, यहाँ पर ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है एक बच्चा जो डैश डैश से ग्रस्त है वह सा को वाच तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, वह किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से, डिस्ग्राफिया से, या फिर शब्द जम्बलिंग विकार से। तो अभी हमने आपको बताया कि जहाँ भी पढ़ने में दिक्कत हो वहाँ पे डिसलेक्सिया, यानी यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ, और लिखने संबंधी दिक्कत हो डिस्ग्राफिया, और गणना संबंधी अगर दिक्कत हो तो वहाँ पर डिसकैलकुलिया हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जाएगा ए के साथ डिसलेक्सिया, यानी उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो यहाँ पे जो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है वह है लिखना, यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, या फिर मेरा परिवार। तो इसमें जो प्राइमरी कक्षा में, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए जो सबसे अच्छी विषय वस्तु वह है मेरा परिवार, क्योंकि एक बच्चा अपने परिवार से ही धीरे धीरे शुरुआत करता है सीखने का, और वहीं से उसकी दुनिया का शुरुआत होता है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो यहाँ पे प्रश्न निगेटिव पूछा गया है, सिवाय किसके सिवाय सीखने के आकलन पर ध्यान रखता है। इस प्रश्न का आपको जवाब सोच समझ के देना है, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। तो उनकी क्षमताओं का ध्यान रखा जाता है, आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है, अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखा जाता है, जबकि उनकी त्रुटियों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसका जो है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से त्रुटियों के सिवाय इन सभी पर ध्यान रखता है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। प्रश्न को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश डैश की समस्या के साथ संबंधित है? पढ़ने, लिखने, बोलने, या फिर बोलने और सुनने। तो डिसलेक्सिया जब भी आए पढ़ने से संबंधित है, एक विकार है या एक प्रकार का दोष है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं या फिर गृह कार्य। तो पोर्टफोलियो जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है? रुथगेस्ट का, मुखर्जी का, गुड का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह जो परिभाषा दिया है रुथगेस्ट ने दिया है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है पुनर्बलन, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण या फिर शिक्षार्थी स्वायत्ता। तो यहाँ पर जो है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, यहाँ पर ऑप्शन जाएगा बी के साथ। इसका उद्देश्य यही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है? कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या फिर वाटसन। तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, इंद्रियजनित कामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो यह जो है संज्ञानात्मक विकास दिया था हमारे जीन पियाजे ने। ऑप्शन जाएगा ए के साथ, जिसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, वस्तु अस्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? जीन पियाजे, गार्टन, बिने या फिर गुड। तो यह भी जो है जीन पियाजे द्वारा संबंधित है, यह जीन पियाजे द्वारा कही गई कथन है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है? रुथ, वेंडिक्ट, रॉस, नन या फिर फ्रावेल। तो यह जो कथन है रुथ वेंडिक्ट का है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, किसने कहा है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? थॉर्नडाइक, हर्लॉक, फ्रावेल या फिर जॉन ड्यूवी। यह परिभाषा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है, हर्लॉक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है? किंग एवं थॉर्नडाइक, स्किनर, नन या फिर अरस्तु। तो क्रमिक विकास के सिद्धांत की जो प्रतिपादक है किंग एवं थॉर्नडाइक है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अधिक तनाव का काल है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो अधिक तनाव का जो काल है किशोरावस्था है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। इसके साथ एक और प्रश्न आता है, इस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को तनावपूर्ण तूफान का काल कहा है? तो वह जो है रॉस ने कहा है। इसको भी आप याद रखेंगे। स्टेनले हॉल ने कहा है, सॉरी उसके लिए मिस्टेक हो गया। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान तनाव का काल कहा है। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? यानी स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? शारीरिक, मानसिक, रुचि या फिर उपयुक्त सभी। यानी हर बच्चे शारीरिक रूप से, रुचि से और अपने मानसिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। आंसर जाएगा यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता को क्या कहते हैं? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या फिर चिकित्सक मंदता। उसको कहते हैं जैविक मंदता। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 के बीच है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायोजित हों। यानी ये जो है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा डी के साथ। ये सभी जो है पिछड़े बालक की विशेषता है। यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ।
अगला प्रश्न है स्वरबद्धता की शिक्षा के लिए उपयोगी है चित्र, मॉडल, मानचित्र या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है स्वरबद्धता की शिक्षण के लिए उपयोगी है, इसे दिखाकर उन्हें शिक्षा दिया जा सकता है। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, अच्छा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में या फिर पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्य में। तो विशेष शिक्षा जो संबंधित है वह कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों की प्रति सजगता है। यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की या फिर सभी बालकों की। तो यह जो है विशेषता है सृजनशील बालकों की है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बधिर या फिर मंदबुद्धि। तो जो जन्मजाति अक्षमता होती है वह जो है मंदबुद्धि होती है। यह जो है ऑप्शन यहाँ पर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी या फिर मानसिक रूप से कमजोर। तो ऐसे बालक पिछड़े बालक कहलाते हैं। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है साइजॉइड वर्ग में कौन सा बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले या फिर प्रतिभाशाली बालक। तो साइजॉइड वर्ग में जो है प्रतिभाशाली बालक आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा डी के साथ। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? सैफर का, हैडफील्ड, ड्रेबर या फिर लैडेक का। यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा हमारा ड्रेबर के साथ, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह परिभाषा ड्रेबर द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बधिर या फिर मंदबुद्धि। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा, यानी उसे संकेत किया, यानी मुख बधिर यानी वह बोल और सुन नहीं सकते हैं। यानी ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, 14 से 18 वर्ष के बच्चों की नियमित उपस्थिति पर। तो यह जो है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर नहीं लग सकता है, लागू नहीं होता है। जबकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, निःशक्त बच्चों पर भी लागू होता है और बच्चों के नियमित उपस्थिति पर भी लागू होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बच्चों को अंग्रेजी बोलने पर मजबूर करेंगे, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने के लिए रोकेंगे या फिर आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर हमारा डी के साथ। हम जो है उस बच्चे को मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशिष्ट बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है विशिष्ट बालक में सभी प्रकार के बालक आ जाते हैं।
सामान्य, पिछड़े, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या फिर पिछड़ा बालक। उत्तर जाएगा यहाँ पर डी के साथ। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मिथिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उनमें सामान्य डिस्ग्राफिया होती है, यानी शारीरिक रूप से यानी किसी अंग की बात की जा रही है तो उसमें लिखने संबंधित कठिनाई आएगी अगर हाथ से विकलांग है तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन केंद्र बिंदु है कथन किसका है? ड्रेबर का, शैफर का, हैडफील्ड या फिर लैंडेक्स का। तो यह जो कथन है ड्रेबर का है, ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या फिर कौतूहल। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं पूछा गया है, निगेटिव प्रश्न है, तो दूसरों के साथ झगड़ा करना, लड़ाई करना, यह जो है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, वे अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा या फिर वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, समन्वित शिक्षा का सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षा अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक के अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो समन्वित शिक्षा की सफलता जो निर्भर करती है शिक्षा अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म, सामाजिक सांस्कृतिक। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। डिसलेक्सिया से जो है विशिष्ट अधिगम विकलांगता संबंधित है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक हैं वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, फ्राबेल या फिर गुड। यह जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जो जनक है वाइगोत्स्की हैं, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन या फिर होम्योस्टैसिस। तो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लाइव विद्यालय के उदाहरण हैं? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय या फिर फैक्ट्री विद्यालय। तो जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित जो लाइव विद्यालय के उदाहरण हैं वह प्रगतिशील विद्यालय हैं, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी के साथ। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2010, 11 अप्रैल 2010 या फिर 2 अप्रैल 2010। तो आरटीई 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011, 23 जुलाई 2011, 11 अप्रैल 2010 या फिर 2 अप्रैल 2010 को। तो आरटीई 2009 उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई 2011 को लागू हुआ, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। अगला प्रश्न है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मक, व्यक्तित्व मापन, अभिरुचि मापन या फिर दबाव के लिए। तो यहाँ पर जो 60 पीएफ दिया गया है यह व्यक्तित्व मापन के लिए हेतु प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण या फिर संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास।
तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर जो आधारित है पारस्परिक शिक्षण, यहाँ पर ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? भग्नसा, तनाव, संबंध या फिर चिंता। तो संबंध जो है यह मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक या फिर राजनैतिक नेता। तो यहाँ पे पूछा गया शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? वह कवि हो सकता है, वाचक हो सकता है या फिर राजनीतिक नेता। तो वह जो है गतिक पूछा गया यानी गति वाला, यानी इसका दिमाग विचरण करता रहेगा, यानी शल्य चिकित्सा। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए के साथ। अगला प्रश्न है और इस वीडियो में हम यहीं तक प्रश्न देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी के जो प्रश्न हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कौन सी चीज़ यहाँ पर अपनाई जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो है पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो युक्ति है वह है सांकेतिक भाषा, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। और वहीं पर अगर अंधों को अगर पढ़ने के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने के लिए जो लिपि अपनाई जाती है वह जो है ब्रेल लिपि है। और इस वीडियो का एक प्रश्न आपसे है कि ब्रेल लिपि को किसने लाया था? आप जवाब देंगे। या ब्रेल लिपि को किसने बनाया था? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बाकी प्रश्नों को देखेंगे। और वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।